और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन डिज़र्ट। तो इंडियन डिज़र्ट के बारे में भी देखते हैं। देखो, द इंडियन डिज़र्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ठीक है, तो वेस्टर्न मार्जिन जो है अरावली हिल्स का, अरावली हिल्स के वेस्ट में, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो वेस्टर्न मार्जिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो सैंड ड्यून से कवर्ड है और सैंडी प्लेन है, मतलब कि रेत ही रेत है और रेत के टीलों से बना हुआ जगह है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ बहुत कम बारिश होती है, सिर्फ 150 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, ये काफ़ी शुष्क मतलब सूखा हुआ वेदर और क्लाइमेट कंटेन करता है और बहुत ही कम वेजिटेशंस कवर होती हैं, मतलब बहुत पेड़ पौधे कम देखे जाते हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, मतलब नदियाँ कब देखने को मिलती हैं? बरसात के मौसम में। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। ये और कुछ ही दिनों में ये गायब हो जाती हैं रेत में ही। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना पानी होता ही नहीं है कि ये सागर तक पहुंच पाएँ। और इस इलाके की सबसे बड़ी रिवर है लूनी रिवर। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रिवर। तो डिज़र्ट की बात होगी तो सबसे बड़ी रिवर कौन सी कहलाएगी? लूनी रिवर। और इसके फिजिकल फीचर्स में हम याद रखेंगे कि यहाँ वेरी लो रेनफॉल होता है, एरिड क्लाइमेट होता है, लो वेजिटेशन होता है, सैंडी प्लेन एंड सैंडी ड्यून से कवर्ड होता है। बस ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, और ये कहाँ है? इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री पे, बॉर्डर पे। अब आप जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, ये सारी जगहें जो हैं राजस्थान का इलाका है जो कि ज़्यादातर डिज़र्ट देखने को मिलता है। द पेनिसुलर प्लेटू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। ठीक है, रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑफ द वेस्ट। अब इंडिया का एक बार मैप देखो। ठीक है, ये इंडिया का मैप मान लो। तो इस साइड पे अरेबियन सी है और इस साइड में बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एकदम सिंपल समझो। बे ऑफ बंगाल इस साइड, अरेबियन सी ये रहा, बे ऑफ बंगाल इधर ही है। ठीक है, कोस्टल स्ट्रिप का मतलब है एक कोस्टल, समुद्र के किनारे का इलाका कोस्टल कहा जाता है। तो एक कोस्टल पट्टी इसके आसपास में हमें देखने को मिलती है। ओके, तो याद रखिएगा, वेस्ट में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। तो कह रहा है कि जो वेस्टर्न का कोस्ट है वो दो चीज़ों के बीच में सैंडविच बन जाता है। सैंडविच कैसा होता है? सैंडविच आपने देखा होगा ना कि एक बोन ऊपर से, एक नीचे से, बीच में कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डली होती हैं। तो वही सेम सिचुएशन है कि जो वेस्टर्न का कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। यहाँ आप देखो, द नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्ट का उसे हम कोंकण कहते हैं, जो कि मुंबई से गोवा तक फैला है। उसके बाद सेंट्रल स्ट्रेच कन्नड़ प्लेन है और जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो मालाबार कोस्ट है। अब आप एक बार इसको मैप के थ्रू समझिए। मैप के थ्रू अगर हम देखें तो ये हमारा मैप का है हिस्सा। यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्ट का वो है मुंबई से लेकर गोवा, यहाँ इस पोर्शन तक। और बीच का पार्ट क्या है? कन्नड़ प्लेन, क्योंकि यहाँ कर्नाटका वगैरह है। और जो नीचे का ये वाला पोर्शन है
ये है मालाबार कोस्ट। आई होप कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। जो पार्ट बे ऑफ बंगाल का है वो काफ़ी चौड़ा है और समान है, समतल है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रिफर्ड एज द नॉर्दर्न सर्कल, विद द साउदर्न पार्ट इट इज़ नॉन एज कोरोमंडल कोस्ट। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस तरफ की बात हो रही है, अब इस तरफ का नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सर्कल के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। तो ये कुछ नदियां हैं जो बहुत ही शानदार डेल्टा बनाती हैं, बहुत ही फैली हुई। एक्सटेंसिव का मतलब चौड़ी, ठीक है। यहीं एक इम्पॉर्टेंट चिलिका लेक भी है। चिलिका लेक इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट का चिलिका लेक एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। और चिलिका लेक जो है ये भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में। और ये महानदी डेल्टा में बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइसलैंड्स की, ठीक है। तो आइसलैंड्स देखो, आइसलैंड्स क्या होते हैं? आइसलैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा इलाका जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। ऐसे इलाके को हम क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब होता है इंडिया का वो मैप जो हम देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हमारा मैप है, ये है हमारा मेनलैंड, ठीक है। अब द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। हमारे देश में 2 ग्रुप्स में आइलैंड्स हैं, तो हम वो आइलैंड भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमें आइलैंड दिखाई दे रहा है आपको, मतलब इसके चारों तरफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी। देखो, लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज द मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट किस तरफ है आपको पता है? मैप में इस साइड, एम आई राइट? तो ये मालाबार कोस्ट में है, याद रखिएगा, ऊपर नहीं, साउदर्न पार्ट में, नीचे की ओर। लोकेशन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, मैप के थ्रू रखिएगा तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अच्छा, कोरल रीफ से बनी हुई आइलैंड्स में को कोरल आइलैंड्स कहा जाता है, ठीक है। अर्लियर दे वेर नोन एज लक्काद्वीप। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनडाइव कहा जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया, ठीक है। इनका एरिया बहुत छोटा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कवराती आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ है? कवराती आइलैंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब ऐसी जगह पे जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की बहुत बड़ी वैरायटी देखने को मिलती है। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। तो ये जो पिटी आइलैंड है ये एक बर्ड सेंचुरी है और यहाँ पर रहना लगभग मना है, ठीक है। देखो, कोरल जो मैंने बताया था, कोरल आइलैंड, कोरल एक तरह के रीफ्स होते हैं और ये रीफ्स जब मर जाते हैं तो इनके वजह से एक मतलब
उनके धीरे धीरे जमने के बाद एक मतलब आइसलैंड का निर्माण होता है, तो उसे कोरल आइसलैंड कहा जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा भी है द कोरल सीक्रेशन एंड देयर स्केलेटन, यानी कि उनके कंकाल से जो कोरल डिपॉजिट होता है, ठीक है, और वो जब रीफ बनाती है तब हम इसे कोरल रीफ कहते हैं। और ये 3 तरह की रीफ होती है, एक तो देखो बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटोल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपने देखा सुना होगा, वो भी इन्हीं कोरल से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब चेन ऑफ आइसलैंड, यानी कि एक के बाद एक, चेन क्या मतलब एक के बाद एक आइसलैंड की जो माला है वो भारत में किस तरह से बनी हुई है। ठीक है, देखो बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, दीज आर अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो आइसलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ से साउथ की ओर, इनको क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दे आर बिगर इन साइज, ये साइज में उनसे बड़े हैं। ठीक है, लक्षद्वीप से बड़े हैं। एंड मोर नंबरस एंड स्कैटर्ड, मतलब ज़्यादा नंबर में हैं और ज़्यादा फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 मेन डिविजन्स कैटेगरीज हैं, 2 भागों में मेनली डिवाइड किया गया है, एक अंडमान और एक निकोबार। अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइसलैंड्स आर एविलिएटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो ये समुद्र के भीतर कुछ माउंटेन्स थी, ठीक है, जो कि किसी एक्सोजेनिक मतलब किसी फोर्स की वजह से ये क्या हुई, बाहर की ओर एलिवेटेड हो गई, बाहर की ओर उठकर आ गई और आइसलैंड बना दिया। These island groups are great strategic important for the country। भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइसलैंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि यही रूट यहाँ से चाइना के लिए भी एंटर होता है। तो ये जो हमारी आइसलैंड्स हैं वो चाइना की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए हेल्पफुल होती हैं, और इसी वजह से ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कंटेन करती हैं। दीज आर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन द ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स टू। आइसलैंड्स पे याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, जीव जंतुओं की भी और पेड़ पौधों की भी। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना मीन्स जीव जंतु और पेड़ पौधे। दीज आइलैंड्स लाइज क्लोज टू इक्वेटर। ये आइसलैंड्स कहाँ है, इक्वेटर के नज़दीक। इक्वेटर मतलब पृथ्वी को इक्वली डिवाइड करने वाली लाइन के बीच एकदम नज़दीक हैं, इस जगह पे हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। इक्वेटोरियल रीजन होने की वजह से यहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, थिक फॉरेस्ट है, यानी कि घना है। ये बात याद रखिएगा। ये देखिए, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा वोल्केनो है जो कि एक्टिव है, और उसका वो कहाँ है, बैरन आइसलैंड पे है, अंडमान और निकोबार ग्रुप के आइसलैंड में। A detailed account of the different physiography unit highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements with other and makes the country richer in the natural resource. इन सबको मिलाकर भारत के रिसोर्सेज की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। भारत एक रिच नेचुरल रिसोर्स कंट्री कह सकता है खुद को, क्योंकि हमारे पास बहुत मात्रा में ऐसे आइसलैंड्स हैं। दीज माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। ये जो पहाड़ पर्वत हैं ये हमारे लिए पानी और जंगलों की, जो हमने इससे थोड़ी देर पहले हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे वेल्थ का काम करते हैं। तो ये माउंटेन्स जो है हमारे लिए पानी का तो प्रोवाइड कराते हैं, साथ में धन संपत्ति भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि जैसे रूट्स हो गए, जड़ हो गया, मेडिसिन्स वगैरह हो गई, टिम्बर हो गया। ठीक है,
और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तरह की होती हैं, तो उन सब से भारत रिच होता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री, दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। ये अर्ली सिविलाइजेशन का बेस प्रोवाइड करती हैं। द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और ये जो प्लेटूज हैं ये स्टोर हाउस है मिनरल्स के, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स देखने को मिलते हैं, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो जब आप देश में इंडस्ट्रीज लगाते हो, मान लो कि आप कोई भी इंडस्ट्री लगाओगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिनरल से ही तो लोगे आप। मतलब आपको एक स्टील की इंडस्ट्री लगानी है तो आप स्टील स्टील एक मिनरल्स है, तो बिना स्टील के आप स्टील की इंडस्ट्री कैसे लगाओगे। ठीक है, सेम उसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोल है, ठीक है, और भी पोटास है, बहुत तरह के चीज़ें हैं, एल्युमिनियम है। Thus the diversical features of the land have immense future possibility to develop। मतलब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम चाहें तो बहुत अच्छी तरह से फ्यूचर में इसको डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आप इसके एक्सरसाइजेस भी कर लोगे, और अगर आपसे नहीं हो, कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा फ्री में उठा पाएँ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि हमने जो है इंडियन फिजिकल फीचर्स के बारे में 6 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिसुलर प्लेटू, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड। तो हमने 3 चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन और पेनिसुलर प्लेटू। हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा हम वो देख लेते हैं। अगर देखो, आप 3 चीज़ें देख लो। इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर देख चुके हैं। फिर हम ये देख चुके हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। इसका एरिया देख चुके हैं, और इसका फॉर्मेशन भी देख चुके हैं कि ये क्या क्या चीज़ से बना है, ठीक है, कौन सा इलाका किस चीज़ से बना है, और किस इलाके को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, द पेनिसुलर प्लेट्यू से। तो द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन। याद रखिएगा कि पेनिसुलर प्लेट्यू क्या क्या चीज़ से बना है, ठीक है। ये देखो आप, टेबल लैंड है, मतलब कि लगभग स्क्वायर है, और ये ओल्ड क्रिस्टलिन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये पेनिसुलर प्लेट्यू किस चीज़ से बना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सेकेंड, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो क्यों फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि गोंडवाना लैंड के घसकने और टूटने की वजह से ये बना है, ठीक है, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास्ट, ठीक है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड स्वेलो वैली एंड राउंड हिल्स, मतलब छोटे छोटे और गोल पहाड़ हैं, ठीक है। प्लेट्यूज हैं जो कि चौड़े हैं, फैले हुए हैं, और कुछ स्वेलो वैलीज भी हैं। अब दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। इसको 2 डिविजन्स, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ, ये नर्मदा नदी के नॉर्थ में, और कंसर्निंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा के पठारों का ये एक
मेजर इलाका कवर करता है और इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में अरावली, सतपुरा रेंज साउथ में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल। इस इलाके में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं वो हम देख लेते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इज साउथ वेस्टर्न टू नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिकेटिंग द स्लोप। मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती हैं साउथ वेस्ट से, ठीक है। साउथ नीचे है और वेस्ट इधर, राइट, ईस्ट इधर और नॉर्थ ऊपर। तो साउथ वेस्ट इधर हुआ और इधर से ये किधर फ्लो होती हैं, इस तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। वेट अ सेकेंड। अब बट द नैरोअर द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो वेस्ट में तो बहुत चौड़े हैं, लेकिन ईस्ट में जाकर वो पतले हो गए हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑन दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो जो इसका एक्सटेंशन है, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो ईस्ट की ओर फैला हुआ है, वो इलाका किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। ये छोटा नागपुर के पठार का एक झील है, वाटरफॉल है, तो आप ये भी देख सकते हो, झरना है, झील नहीं झरना है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। तो छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। ट्रायंगुलर मतलब कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नदी। तो नर्मदा नदी के साउथ में है। अगर नर्मदा नदी ये है तो इसके साउथ में, याद रखिएगा, साउथ मतलब नीचे, ठीक है। अब द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Malka Range, Maikal Range form its extension, eastern extension. Locate these hills are ranges in the physical map of the। तो फिजिकल मैप इंडिया का हम देखेंगे और वहाँ ये सारे इलाके भी हम एक बार फिर से देखेंगे। मैंने आपको ऊपर दिखाया था इससे फर्स्ट पार्ट में। दक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। याद रखिएगा, दक्कन प्लेटू की फिजिकल फीचर्स की बात होगी तो आपको लिखना पड़ेगा। एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इसके फैलाव को देखा जा सकता है। लोकली नॉन एज मेघालय, यानी कि मेघालय में कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ के कछार की पहाड़ियों में देखा जा सकता है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फॉर्म फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर। देखो 3 एक इस तरह से हैं, देखो, हाँ, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ये वेस्ट, ये ईस्ट, और कौन कौन से हैं, गारो, उसके बाद खासी और उसके बाद जैंतिया। तो 3 माउंटेन हिल रेंजेस हैं, याद रखिएगा। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghat lie parallel to the western coast. They are continue can be crossed through passes only. Locate the थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये भी हम फिजिकल मैप में देख लेंगे, अगर नहीं दिखा होगा आपको तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं दिखे तो कमेंट कीजिएगा। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। याद रखिएगा, डिफरेंसेस में पूछा जा सकता है। वेस्टर्न घाट्स क्या हैं, हाई हैं ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर एवरेज एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब उठा हुआ,
कितना है 900 से 1600 मीटर तक, ठीक है, एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो 600 मीटर्स तक कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स में। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज। यहाँ पे एल गायब है तो आप लिख लीजिएगा नीलगिरीज इन द साउथ, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये भी मिल गया। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूज एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। मतलब ईस्टर्न घाट्स को दो भागों में बांट देता है। कौन कौन बांट देता है, नदियाँ बांट देती हैं डिसेक्ट्स बाय रिवर्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओर्गोफेनिक और ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन करवाती है वेस्टर्न घाट्स की वजह से ओरोग्राफिक रेन होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट विंड्स को राइज करती है अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर जाओगे तो वेस्टर्न घाट की हाइट्स इंक्रीज होंगी। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड, हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, अनाईमुड़ी। इसकी हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर्स। एंड द दोडा बेटा ये है 2637 मीटर्स। महेंद्रगिरी 1500 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। ये तीन हाईएस्ट पीक्स हैं, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा और महेंद्रगिरी। सेवरॉय हिल्स एंड जावड़े हिल्स आर द लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदागा मंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाईकनालम। तो ऊटी का जो नाम है वो क्या है, देखो, उदागा मंडलम और कोडाईकनाल, ओके। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सोइल एरिया नॉन एज डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप की एक और ख़ास बात है जिसको हम ब्लैक सोइल कह सकते हैं। ब्लैक सोइल कॉटन की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और ब्लैक सोइल क्यों होता है, क्योंकि इसके ओरिजिन्स के पीछे वॉल्केनिक इवेंट्स का हाथ होता है। मतलब किसी वॉल्केनिक इवेंट की वजह से जब कोई प्लेट्यू का निर्माण होता है या फिर उस प्लेट्यू पे वॉल्केनिक इवेंट का असर पड़ता है तो वहाँ ब्लैक सोइल अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ब्लैक सोइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, मीन्स कॉटन की खेती। हेंस द रॉक्स आर रीजन्स, यहाँ के जो पत्थर हैं वो इग्नियस हैं और एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डिन्यूड ओवर टाइम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये पत्थर ही हैं जो धीरे धीरे ब्लैक सोइल के फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। तो अरावली हिल का लोकेशन भी आपको पता चल गया, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू, ठीक है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, हाईली इरोडेड मतलब उठी हुई हैं इस तरह से, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, टूटी हुई पर्वतों की तरह देखी जाती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं।